हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 2019 पेपर 1 सीटेट के ईवीएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मैं 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ ईवीएस के, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये दिसंबर 2019 का पेपर 1 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड गोवा विथ रेस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। बिहार से लोकेशन जम्मू कश्मीर और गोवा के बारे में बताना है। बिहार के रेस्पेक्ट में मतलब बिहार से किस दिशा में है जम्मू कश्मीर और गोवा। तो ये जो डायरेक्शन है ना, वो इंडिया के बिहार से आप ऊपर देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट में जाएगा जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न साइड, और नॉर्थ ऊपर की ओर जाता है। इंडिया का मैप आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको इस तरह से हम समझते हैं। तो इंडिया का मैप इस तरह से बनता है ना, ऐसे मैं रफ ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर बिहार है, ठीक है, ये बिहार है यहाँ है। तो बिहार से इधर जम्मू कश्मीर देखते हैं तो ये नॉर्थ हुआ ऊपर की ओर, ये नॉर्थ का डायरेक्शन है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है एंड ये साउथ है। तो जम्मू कश्मीर यहाँ पे है। इंडिया का मैप याद कीजिए, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया और गोवा होता है ये इधर से ऐसे आएंगे हम ऐसे यहाँ पर, गुजरात के बाद यहाँ पे गोवा होता है, ठीक है। तो ये गोवा का जो डायरेक्शन होगा ये साउथ वेस्ट हो गया, इधर साउथ वेस्ट, यहाँ पे गोवा है तो ये साउथ वेस्ट हो गया गोवा, और नॉर्थ वेस्ट हो गया जम्मू कश्मीर। बिहार से अगर देखा जाए तो बिहार से इस साइड और इस साइड, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 3। अगला क्वेश्चन है under which of the following condition will the process of evaporation be slowest। किस स्थिति में वाष्पीकरण जो होता है, जो धरती का पानी सूरज की रोशनी से गर्म होकर ऊपर की ओर उठता है, तो किस परिस्थिति में सबसे धीमी होगी। पहला है बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीज, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि होती है। दूसरा है सरफेस एरिया इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है। पहला ऑप्शन का नंबरिंग छूट गया है। तो है कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है और टेम्परेचर या तापमान घटता है। सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सतह का क्षेत्रफल घटता है बट टेम्परेचर इंक्रीजेस, लेकिन तापमान बढ़ता है। बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीज, दोनों घटते हैं। तब क्या होता है, वाष्पीकरण क्या है, एक तरल का गैस में बदलना। तो वाटर का गैस में बदलना, वाष्प में बदलना, ये वाष्पीकरण है। तो ये लिक्विड का वेपर में चेंज करता है, जो कब होता है, बिलो पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे जब होता है ये इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो जो फैक्टर्स हैं इसको अफेक्ट करते हैं वो है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, कैसे क्या इसके द्वारा एयर की नमी, हवा की नमी से ये प्रभावित होता है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर से होता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जो वाष्पीकरण का जो दर होता है ना,
एक लिक्विड का, वो गर्म करने से बढ़ता है, हीटिंग से बढ़ता है, तो विंड स्पीड भी प्रभावित करता है। फिर दूसरा है विंड स्पीड, हवा की गति से भी, जब हवा की गति बढ़ती है तो ये वाष्पीकरण बढ़ता है, और जब ये बढ़ता है तो जो पानी के पार्टिकल्स, जल के पार्टिकल्स होते हैं वेपर में, वो विंड से उड़ जाते हैं, और वाटर वेपर क्या हो जाता है, पूरे सराउंडिंग में कम हो जाता है। तो सरफेस एरिया जो लिक्विड का होता है, वो सरफेस एरिया के इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब सरफेस एरिया बढ़ गया क्योंकि हवा से उसका जो वाटर पार्टिकल्स है वो उड़ गया, तो सरफेस एरिया बढ़ गया। तो ये ऐसा क्यों होता है, जब वाटर का एयर में बहुत ज्यादा एक्सपोजर होता है। टेम्परेचर से भी बढ़ता है, उसके बाद विंड के स्पीड के बाद टेम्परेचर से भी इवेपोरेशन बढ़ता है, वाष्पीकरण बढ़ता है, क्योंकि सबसे ज्यादा वाष्पीकरण टेम्परेचर, तापमान से बढ़ता है, क्योंकि ये जब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है मैक्सिमम ना, तो उस समय सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। तो इसलिए वाष्पीकरण का प्रोसेस कब होगा स्लोएस्ट, कब सबसे कम होगा, जब सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल और टेम्परेचर दोनों घटता है। सतह का क्षेत्रफल और टेम्परेचर दोनों घटता है, तब सबसे ज्यादा वाष्पीकरण होता है। सबसे धीमी वाष्पीकरण की गति तब होती है जब सतह का क्षेत्र और टेम्परेचर दोनों घटता है, क्योंकि क्या होता है कि जब वाष्पीकरण कब बढ़ जाता है, जब सतह का टेम्परेचर बढ़ता है, और जब सब वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे कम होती है जब सतह का टेम्परेचर और सतह का क्षेत्र और टेम्परेचर दोनों कम होता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें समझने की बात ये थी कि जो भी कोई लिक्विड चीज है उसको भाप बनने के लिए या वाष्पीकरण के लिए क्या होता है कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से भी नीचे जब वो उसमें भाप बनने लगता है तो उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण किस किस चीज से प्रभावित होता है, तो हवा की नमी से क्या होता है कि वाष्पीकरण की गति बढ़ती है, और टेम्परेचर, लिक्विड का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि लिक्विड का इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वाटर पार्टिकल जो होता है वो हवा से हवा में मिल जाता है, उससे निकल जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब ये बढ़ता है तो वाटर वेपर जो है वो विंड से निकल गया, और जो वाटर वेपर का सराउंडिंग में है अमाउंट, जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि लिक्विड का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कब बढ़ता है, जब सरफेस एरिया बढ़ता है, लिक्विड का सरफेस एरिया जब बढ़ जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये पानी का एक्सपोजर होता है एयर में, उतना ज्यादा टेम्परेचर से इवेपोरेशन की गति बढ़ जाती है। इसलिए इवेपोरेशन की गति मैक्सिमम कब होती है, जब उसमें टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए इवेपोरेशन की गति सबसे धीमी कब होगी, जब दोनों सतह क्षेत्र और तापमान दोनों घटेंगे, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर विल डिक्रीज। अगला क्वेश्चन है, the ability to understand relative position of places, distance and direction is called directional skill, mapping skill, positional skill और ग्राफिक स्किल। स्थानीय दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता को क्या कहा जाता है, दिशात्मक कौशल, मानचित्रण कौशल, स्थितीय कौशल या ग्राफिक कौशल। तो कोई भी मैप जो बनता है, कोई भी नक्शा जो बनता है, वो एक समतल सतह पर खींचा जाता है और वो एक जगह का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या कैसे बताता है, दूरी को बताता है, दिशा को बताता है, किसी विशिष्ट क्षेत्र की विशेषता को बताता है, नदी, सड़क, कई चीजों को दिखाता है जो कि ऐसे नहीं देखा जा सकता, फिर सीमा, तापमान। तो ये किससे संभव है,
मैपिंग स्किल से, मानचित्रण कौशल से। इसका मतलब है कि मानचित्र मतलब मैप जो बनता है, उसमें क्या है कि भौगोलिक और स्थानों की जानकारी मिलती है मैप से, कि जिसमें दूरी भी पता चलता है, दिशा भी पता चलता है कि किस दिशा में कौन सा स्थान है और कितनी दूरी पर है। तो मानचित्र कौशल में क्या क्या है कि मानचित्र में बहुत रंग से भौगोलिक स्थिति को, पानी का रंग अलग होता है, लैंड का रंग अलग होता है, तो इससे पता चलता है। फिर विभिन्न स्थान का पता लगता है, नक्शे के पैमाने से उनको दो स्थान की दूरी, अक्षांश देशांतर से दूरी भी गणना हो सकती है। और मानचित्र के माध्यम से दिशा का भी पहचान होता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसलिए किसी भी जगह का ये रिलेशन, पोजीशन, किसी जगह का पोजीशन और दूरी और दिशा को समझने के लिए मैपिंग स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डायरेक्शनल स्किल क्या होता है? ये क्या है? डायरेक्शन अवेयरनेस। जो बच्चा कैसे सीखता है, जैसे वो चलना सीखता है। तो मोटर स्किल में क्या होता है कि मोटर स्किल जिसका डेवलप होता है तो वो दाएं बाएं ये सारी चीजें, ऊपर नीचे समझ में आता है। पोजिशनल स्किल, दिशात्मक स्किल हो गया। पोजिशनल स्किल में क्या पता चलता है? स्थितीय कौशल जो है उसमें पता चलता है कि कैसे प्लेसमेंट या अरेंजमेंट, किस चीज का, किस तरह का ऑर्डर, किस ऑर्डर में कोई चीज का विकास हो रहा है, किस अरेंजमेंट में, किस तरह से उसका विकास, कितना साल लगा किसी चीज को डेवलप करने में। और ग्राफिक स्किल क्या बताता है? टेक्निकल स्किल है। ये क्या है कि ये फोटोशॉप और ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को जो हम इसको दिखलाते हैं या डिजाइन करते हैं, तो इसे ग्राफिक स्किल कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है मानचित्रण कौशल, जो कि हमें इसमें मदद करता है जगह को बताने में। तो मैप क्या है? एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, एक दृश्यात्मक प्रस्तुति है किसी एरिया का, किसी फ्लैट सरफेस का, किसी समतल भूमि का। ये हमें मदद करता है किसी भी डिटेल्ड फीचर, किसी भी जगह का डिटेल फीचर, डिस्टेंस, डायरेक्शन सबको मिलाकर ये हमें नदियां, देश, सड़क, रास्ते, जंगल, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, जो देश के बाउंड्रीज, ये सारी चीजों को बताता है। तो ये जो मानचित्र का कौशल है, जो मानचित्रण कौशल है, वो क्या है? वो स्थिति का रिलेशनशिप, जगह का रिलेशनशिप बताता है और भौगोलिक सूचनाएं देता है, जिसमें कि स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति समझ में आता है। तो इसमें क्या है कि टीचर क्या कैसे हेल्प करता है बच्चों को मानचित्र को समझने में? तो उसमें बहुत तरह के कलर्स यूज किए जाते हैं अलग अलग चीज को दिखाने का। फिर डिफरेंट प्लेसेस खोजने के लिए कहा जा सकता है बच्चों को। फिर स्केल की कैलकुलेट कर सके, डिस्टेंस तो ज्योग्राफी वाले अक्षांश और देशांतर से बताते हैं कि कौन सा जगह किस जगह पर अवस्थित है और कितनी दूरी पर अवस्थित है। तो ये मानचित्रण स्किल। और डायरेक्शनल स्किल तो हमने बताया कि जब वो बच्चे चलना शुरू करते, जाना शुरू करते हैं, तो उन्हें लेफ्ट राइट ये सब पता चलता है, ऊपर नीचे ये सब डायरेक्शन पता चलता है कि बाएं जाना है, दाएं जाना है, ऊपर नीचे ये सारा, आगे पीछे। और पोजिशनल स्किल क्या है कि जो बताता है कि किस पोजीशन में कोई स्थिति है, में कोई चीज है, उसको कितना समय लगा यहाँ तक पहुंचने में, किसी लेवल तक पहुंचने में। फिर ग्राफिक स्किल तो है टेक्निकल स्किल, जो कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। तो स्थान, दूरी के लिए मानचित्रण स्किल का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, विच नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ, जिसका फुल फॉर्म है एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, recommended environmental studies to be taught as an integrated curricular area of primary level। इसको एनसीएफ ने इंक्लूड किया, इसलिए ये आपके एग्जाम का भी एक हिस्सा बन गया। तो इसमें है कि कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्य की रूपरेखा, करिकुलम फ्रेमवर्क, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की। तो ये किसने सिफारिश की? तो आप देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय रूपरेखा पाठ्यचर्या 1975 ने सिफारिश की कि
पर्यावरण अध्ययन का स्कूली शिक्षा में लाना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। लेकिन एनसीएफ 1975 ने क्या किया, पहले तो ये सबसे पहले लाया ये प्रस्ताव 1975 एनसीएफ ने लाया। तो एनसीएफ 1975 को फिर 10 साल के स्कूलों के लिए डिजाइन किया गया। जो जिन स्कूलों का 10 साल हो गया था उनके लिए डिजाइन किया गया। फिर एनसीएफ 2000 ने सिफारिश किया कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा 3 से क्लास 3 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए समर्पित अलग अलग भागों के बजाय एक पूरे प्राथमिक चरण में एक एकीकृत पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की। अलग अलग भाग में नहीं बल्कि एकीकृत इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000 में सिफारिश लायक है 1975 में, लेकिन इसने क्या किया कि सोशल साइंस और विज्ञान सामाजिक विज्ञान को अलग अलग न पढ़ाकर उसे एक साथ पढ़ाने की सिफारिश की। मतलब क्या है कि नेशनल फ्रेमवर्क करिकुलम ने रिकमेंड किया था कि एनवायरमेंटल स्टडी शुड बी स्टडीड एट द प्राइमरी लेवल। हाँ, ये 10 साल के स्कूल के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन 2000 एनसीएफ ने रिकमेंड किया कि एनवायरमेंटल स्टडीज को पढ़ाना है एज एक इंटीग्रेटेड कोर्स के रूप में, एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पूरे प्राइमरी स्टेज में, इंस्टेड ऑफ इन 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। सो साइंस और सोशल साइंस की तरह साइंस और सोशल साइंस में नहीं पढ़ाकर सीधे ईवीएस के रूप में पढ़ाने के लिए इसको हटाकर ईवीएस किया गया। ठीक है, अप टू क्लास 5। अगला क्वेश्चन है, विच रीजन हैज प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। भारत में झूम खेती की प्रथा किस क्षेत्र में है? झूम खेती की प्रथा किस क्षेत्र में है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण भाग, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन एंड साउथ ईस्टर्न रीजन। तो हर क्षेत्र में क्या है ना, भारत में अलग अलग कृषि पद्धति चलती है और फसल का प्रकार और खेती का पैमाने का आधार अलग अलग है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, भौगोलिक बनावट अलग है, इसलिए अलग अलग कृषि पद्धति है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना, इसमें क्या है, ये जिसे झूम खेती कहते हैं, यह एक निर्वाह की खेती है। जीवन निर्वाह करने के लिए किसान अस्थायी रूप से एक जमीन के खंड पर या जमीन के टुकड़े पर खेती करते हैं, और जब वो खेती के लिए वो भूमि अनुपयोगी हो जाती है तो वो दूसरे जमीन पर चले जाते हैं। मतलब आज इस जमीन पर खेती किए, फिर ये जमीन कम उपजाऊ हो गई तो फिर वो दूसरे जमीन पर चले जाते हैं। यह बहुत बड़े पैमाने पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में प्रचलित है, जिसमें कहाँ आता है, जिसमें आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न, मणिपुर, नागालैंड, इधर जो भी है स्टेट, 7 स्टेट्स हैं, उसमें ये सब स्टेट शामिल हैं। इसको झूम खेती कहा जाता है। क्या होता है, एक जमीन के टुकड़ा पर खेती की, ये फिर अनुपजाऊ हो गई तो फिर हम शिफ्ट कर गए दूसरी जगह पर, तो इसे झूम खेती स्लैश एंड बर्न खेती, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें कहते हैं क्या होता है, कल्टीवेशन स्लैश एंड बर्न एक ये ट्रांसफरेबल खेती टाइप का है कि एक जगह खेती की फिर इसे आग पड़ती खेती, स्लैश एंड बर्न आग पड़ती खेती मतलब क्या है कि वहां पर की जमीन को साफ करने के लिए वहां आग लगाया जाता है। आग लगाने से जो राख बनती है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। ये छोटे छोटे खेत होते हैं और फसल जो होता है वो भी छोटी अवधि से लंबी
अवधि के होते हैं और फसल चक्र के स्थान पर, यहाँ फसल को नहीं बदला जाता है, मतलब आज ये फसल को बदल बदल कर नहीं लगाकर खेत को ही बदल दिया जाता है। अस्थायी रूप से जमीन के भूखंड पे खेती किया गया और फिर दूसरे भूखंड पे चले गए। ठीक है, तो झूम खेती नॉर्थ ईस्टर्न में होता है और भी बहुत तरह से खेती, उर्दू खेती है, बटरा है, दीपा है, देवर एंड दहियार है, सब अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से ये खेतियां होती है। अब अगला क्वेश्चन पे चले हम। झूम खेती से बहुत क्वेश्चन आता है हर बार, मतलब करीब करीब ऑल्टरनेट ईयर में तो आता ही आता है, कभी कभी तो रिपीट भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम रिवर डैम्स। मतलब नदी बांध से जो जल विद्युत के लिए उत्पन्न होता है उसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ऊपर का जो भी ऑल्टरनेटिव दिया है उसमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला है कि डैम्स एनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, बांध सतत विकास को प्रोत्साहित करते हैं। इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर और एयर, ये हवा और पानी को प्रदूषित नहीं करते। हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स, जल विद्युत सुविधाओं के बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। डैम्स डिस्प्लेस्ड इंडिजिनस पीपुल फ्रॉम देयर रिवर लाइफलाइन, बांध स्वदेशी लोगों को उनकी नदी जीवन रेखा से विस्थापित करते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि बांध एक सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। मतलब ये क्या करता है, बांध जब नदी में बांधा जाता है तो ये बहते पानी को रोकता है और उस बांध को जो है पानी को रोककर बांध कर दूसरी जगह में भेजता है जहां पर उसकी जरूरत होती है। तो दुनिया भर के लोग पहले से बांध बहुत प्राचीन काल से बनता चला आया है। इसका आंसर पहले हम टिक कर दें। तो पानी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ऊंचा और बहुत ऊंचा बांध बनाया जाता है। फिर नदियों को बाढ़ से बचाने के लिए भी बांध बनाया जाता है। कभी कभी बारिश में जब एक नदी का पानी बहुत बढ़ जाता है तो उससे रोकने के लिए अगर बांध न बनाया जाए तो पानी बर्बाद भी होता है और बर्बादी भी लाता है। तो बांध के साथ क्या है, बांध के पीछे बहुत बड़ा जलाशय बनता है, आप देखे ही हैं। तो जो पानी होता है उस पानी को कई उपयोग में लाया जाता है, जिसमें नौका चालन किया जाता है। इसके अलावा टूरिस्ट स्पेस बनता है, खेत के लिए सिंचाई होता है, मछली पालन होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। वहां पर टूरिस्ट प्लेस बनने से लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो डैम बहुत तेज बहते हुए पानी को रोकता है और इससे क्या होता है कि हेवी रेन जब होता है तो पानी जब नदी का बहुत बढ़ जाता है तो उसे रोकने के लिए डैम बहुत काम आता है। ये बर्बादी को रोकता है और जहां पर डैम बनाया जाता है वहां पर पुल वगैरह बनाकर डैम का बहुत सारा उपयोग किया जाता है। बोटिंग, स्विमिंग, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे जल से संबंधित बहुत सारे उद्योग भी वहां चलाए जाते हैं। इससे लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस तरह ये सतत विकास में मदद करता है। विकास मतलब एक जनरेशन का विकास करके आने वाले जनरेशन के विकास में भी सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेज कैन पास थ्रू इज कॉल्ड, जिसमें से कोई प्रकाश नहीं पास कर सकता, उसे क्या कहते हैं, उसे ओपेक कहते हैं, अस्पष्ट। और अगला है ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड कॉन्वेक्स, पारभासी, पारदर्शी और उत्तर। तो पारभासी क्या होता है, पारभासी में क्या होता है कि कुछ प्रकाश के कुछ हिस्से को पारभासी में पार हो जाता है, अपने से मतलब पार होने देता है प्रकाश के कुछ भाग को। और जब लेकिन प्रकाश पाथ में जैसे प्रकाश जा रहा है तो रोशनी के पाथ में अगर कोई भी अपारदर्शी चीज आ गया तो वहां पर फिर छाया बन जाती है। और पारदर्शी में क्या है
कि वो प्रकाश पारदर्शी वस्तु और प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती है और दूसरी ओर रखी हुई वस्तुओं को हम देख सकते हैं। जैसे शीशा अगर खड़ा करके रखिए तो उस पार की चीजें हमें दिखती हैं। अपारभासी में क्या है कि जान दिखती है, लेकिन जब कोई अपारदर्शी वस्तु आ गया तो उसकी छाया पड़ जाती है। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में जो ऊपर की ओर उभरा होता है, कॉन्वेक्स इस तरह से होता है, तो जिससे प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती उसे कहते हैं ओपेक। उससे प्रकाश की किरणें नहीं पार हो सकती, उसके मतलब उस पार हम नहीं देख सकते। जो ओपेक चीज होता है या जो अस्पष्ट चीज होता है उससे पार हम नहीं देख सकते। तो कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। प्रकाश उसमें अभी हम लोग उसी क्वेश्चन पे हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हम आंखों की दृष्टि में अनुभूति होता है। प्रकाश के चलते ही हम कोई वस्तुओं को देख पाते हैं। वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंख तक आती है और किसी चीज को हम देख पाते हैं। तो चमकदार वस्तु जैसे सूर्य, तारा, बिजली का बल्ब का अपना प्रकाश होता है, तो उन्हें प्रकाश का स्रोत माना जाता है। और गैर चमकदार वस्तु क्या होती है, जिसमें कोई प्रकाश अपना नहीं होता, लेकिन किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश को वो प्रतिबिंबित करते हैं। तो एक हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो अपारदर्शी वस्तु जो होता है वो किसी वस्तु को अपने में से गुजरने नहीं देती। और पारभासी वस्तु आंशिक देती है, जैसे मोम का कागज से हम देख सकते हैं, लेकिन कोई चीज उधर आ गया तो फिर वहां छाया बन जाती है। पारदर्शी वस्तु से हम सब चीज देख सकते हैं। और अपारदर्शी वस्तु क्या है, किसी भी प्रकाश को अपने से गुजरने नहीं देती। जैसे मिरर होता है, दर्पण, जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, तो उसमें उस पर कुछ नहीं देख पाते। अगला है कि वाई आर कोल्ड डेजर्ट्स इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय मानसून। भारत में जो ठंडे रेगिस्तान है वो मानसून से क्यों नहीं प्रभावित होते हैं। तो भारत में जो है वो लार्जेस्ट कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख। कोल्ड डेजर्ट इंडिया का सबसे बड़ा है लद्दाख। ठीक है, तो ये क्यों नहीं प्रभावित होते, पहला कारण दिया है कोल्ड डेजर्ट्स हैव नॉट समर्स एंड एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर्स। ठंडे मरुस्थलों में गर्मियां और अत्यधिक सर्दियां होती हैं। मतलब गर्मी में बहुत गर्मी और सर्दी में बहुत सर्द पड़ती है। और कोल्ड डेजर्ट्स लाई इन रेन शेडो ऑफ इन हिमालय। ठंडे रेगिस्तान जो है हिमालय की वर्षा छाया में है। और तीसरा है एयर इज वेरी थिन इन कोल्ड डेजर्ट। चौथा है कोल्ड डेजर्ट्स आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड, बहुत ऊंचाई पे होते हैं। तो भारत में जो ठंडा रेगिस्तान है वो मानसून से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे हिमालय की छाया में स्थित हैं। ठीक है, वो हिमालय की छाया में स्थित हैं। और रेगिस्तान तो ठंडा रेगिस्तान है क्योंकि वहां बहुत तापमान कम होता है। भारत में सबसे बड़ा, अभी हमने बताया, लद्दाख है सबसे बड़ा ठंडा रेगिस्तान, जो जम्मू कश्मीर के पूर्वी हिस्से में महान हिमालय की छाया में स्थित है। और इसीलिए वो मानसून से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि हिमालय से मानसून को रोक देता है, वहां तक पहुंचने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following is responsible for turning ताजमहल येलो? ताजमहल को पीला करने में कौन जिम्मेदार है? नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। तो ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार जो है उसे हम सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, वो सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड में ये मार्बल में जो खनिज अशुद्धि होता है वो ऑक्सीकृत होने और उससे वह सुस्त हो जाता है और
ये पाया कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है ना, वैसा गैस जो है वो वायु प्रदूषक होता है। तो ये ताजमहल को पीला कर रहा है। ताजमहल के ये ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये ताजमहल के चारों ओर क्या है, बड़ी संख्या में बिजली का संयंत्र लगा हुआ है और उद्योग भी है। इसके कारण यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, बनता है, और वो ताजमहल को पीला करने के लिए जिम्मेदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वो मार्बल से रिएक्ट करता है क्योंकि ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जो मार्बल में शुद्धि है उसके साथ ऑक्सीकृत होता है और फिर वो धब्बे बनाता है, उसको ब्राउन कलर के धब्बे वहां बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, गोलकुंडा का किला का क्वेश्चन था लास्ट। हु बिल्ट द गोलकुंडा फोर्ट? किसने गोलकुंडा का किला बनवाया? किस राजवंश ने? चोला डायनेस्टी, चालुक्य डायनेस्टी, काकतीय डायनेस्टी या पल्लव डायनेस्टी? तो ये जो किला है ना, गोलकुंडा का किला बहुत भव्य किला है, बहुत बड़ा किला है। इसको 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासकों ने, काकतीय, जिसको हिंदी में काकतीय बोलते हैं, काकतीय वंश के शासकों ने बनवाया था। काकतीय राजवंश के शासकों ने बनाया था ये किला 120 मीटर ऊंची। एक ग्रेनाइट की पहाड़ी पर बना है, मीटर हाइट इसका, ग्रेनाइट के पहाड़ पर बना है, ग्रेनाइट के पहाड़ पर बना है, और वो चारों ओर से बहुत बड़ा प्राचीर से घिरा है, मतलब उसको बहुत, उसका घेराबंदी किया हुआ है, बहुत बड़ा प्राचीर, बहुत ऊंचा प्राचीर, जिसको लोग आसानी से पास नहीं कर सके, पार नहीं कर सकते उसको। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।